अर्थक्वेक के बाद एक एवलांच आया था, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा, आई वुड से टन्स एंड टन्स ऑफ आइस माउंट पोमोरी से नीचे गिरी। और उसके बाद उसने ऐसा प्रलय का रूप लिया कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक गांव है और अचानक से वो गांव उजड़ जाए और उस गांव के आधे लोग मर जाए, आपको कैसा लगेगा? 18 लोगों की डेथ विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स। जब तक किसी को पता चला कि ये क्या हुआ, लोग जान बचा के कोई पत्थर के पीछे, कोई कहीं बैठ गया, कोई कुछ हुआ, जब तक किसी को पता लगता तब तक 18 लोगों की डेथ हो चुकी थी और 60 से 70 लोगों से ज़्यादा घायल थे। बीइंग इन द आर्मी यू आर ट्रेन टू बी मेंटली स्ट्रॉन्गर। उस टाइम पे हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम पूरी मदद में लग जाएंगे और उस टाइम पे हमने जिनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी, थैंकफुली हमारी टीम ओके थी, हम बच गए थे। किसी कारण सही जगह पकड़ ली, सही जगह पे बचाव में चले गए, बच गए। छोटी मोटी चोटें आई लेकिन बच गए, बैटल कोई नहीं था। तो एक मोटिवेशन थी कि चलो अगर हमें बचाया है, दिस इज इंडियन आर्मी, लेट्स सपोर्ट पीपल एंड वी सपोर्टेड देम। अगर मैं आपको सच बताऊं, शायद एवरेस्ट ने इतना नाम नहीं दिया जितना हमें रेस्क्यू ने दिया। एंड आई वुड से प्रोबेबली दैट इज समथिंग व्हिच इज ऐसा मैं बोलता हूँ कि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा जब हुआ, we were there and people said that they were lucky that Indian Army was there. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हमने जिनके साथ शूट किया है उनका नाम है कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल। वो जम्मू के रहने वाले हैं। अगर मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो उन्होंने एवरेस्ट 3 बार सबमिट किया है, साथ साथ जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड के, उनकी हाईएस्ट पीक्स को भी सबमिट किया है। 2023 में उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, हर शिखर तिरंगा, जिसमें भारत के सभी स्टेट्स का उन्होंने हाईएस्ट पीक पे तिरंगा लहराया था। इट इज़ एन ऑनर टू हैव हिम टुडेज ऑन आवर शो। आज के पॉडकास्ट में हमने एवरेस्ट के बारे में बात की है, सबमिट के बारे में बात की है, माउंटेनियरिंग के बारे में बात की है। तो आई होप ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो एडवेंचर का शौक रखते हैं, जो सबमिट कभी ना कभी अपनी लाइफ में प्लान कर रहे हैं। क्या कॉस्ट रहती है, क्या डिफ़िकल्टीज रहती हैं, क्या चैलेंजेस फेस होते हैं, हमने डिटेल में ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए ही बनाया है। हम टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग बाइफरग्रेट कर देंगे। प्लीज़ 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 एंड तक देखिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हम जिनके साथ करने वाले हैं, इट वाज अ लॉन्गेस्ट ड्यू। फॉर्चुनेटली वो अभी जम्मू कश्मीर में है एंड वी वेलकम कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल। हेलो सर, हाउ आर यू? All good. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सर, शुरुआत करते हैं। तो फिर अगर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता सकें हमारे व्यूअर्स को तो। नाम तो आपने बता ही दिया है और मेरा गांव है बडोड़ी और मैं गांव के परिवेश में पला बड़ा हूँ जी, और आर्मी स्कूल रतनचक में मेरी पढ़ाई हुई है। ओके। और वहां से बिकॉज आर्मी में फादर थे, फादर भी आर्मी में थे, जी, तो यही था कि वर्दी पहननी है, वही जज्बा था। ओके। तो एनडीए का पेपर क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन फौज में जाना था तो फौज में सिपाही भर्ती हुए। ओके। लेकिन वो जुनून था कि कुछ करना है आगे भी, तो एसीसी एग्जाम दिया और एसीसी में सिलेक्ट हुए। तो फिर एक थोड़ा सा लंबा रूट लेके फिर आईएमए में गए और फिर ऑफिसर बने। ओके। और तकरीबन 94 में मैं आर्मी में गया था और अभी 2024, तो 30 साल की जर्नी मेरी फौज में हो चुकी है। ओह, नाइस नाइस। सर, अभी आपने अपने गांव का मेंशन किया, थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बताइए। आ, अगर मैं आपको छोटी सी चीज मैं आपको गांव की बताऊं, जैसे कई बार हम लोग जब बात करते हैं तो पूछते हैं कि सर आप सैनिक कॉलोनी में रहते हैं या सिटी में रहते हैं। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैं ऐसे गांव में रहता हूँ यहाँ पे स्विमिंग पूल जो है वो ओलंपिक साइज हम बात करते हैं उसके 4 गुना का तालाब है। ओके। वहां से हमने स्विमिंग सीखी है। जी। हम नॉर्मल ग्राउंड्स की बात करते हैं, एक प्रॉपर स्टेडियम है हमारे गांव में, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया हुआ। जी। हम वहां पे गेम्स खेलते हैं और हर मोहल्ले की अपनी एक अलग पार्किंग है, हम उस जगह पे हैं। ओके। प्रॉबेबली आई वुड से वी आर लकी कि हम गांव के परिवेश से हैं।
और ये वो पुराने गांव हैं, हमारे गांव से जनरल बादशाह हुए हैं, और हमारे ही पास वाले गांव से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हुए हैं। जी। एंड वी आर लकी कि इतने बड़ी शख्सियत जो थे हमारे इलाके के हैं, एंड वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ देम। वेरी ट्रू। सर, हम जब भी देखते हैं कोई भी स्पोर्ट्समैन या फिर कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स जो करने वाला है, वो ज़्यादातर गाँव की मिट्टी से निकल कर आते हैं। ऐसा कुछ खास है गाँव की मिट्टी में जो सिर्फ हम ज़्यादातर सिर्फ नहीं बोल सकते, ज़्यादातर लोग गाँव से ही आ रहे हैं? आई थिंक उसका सबसे बड़ा जो मैं फैक्टर मानूंगा वो ये है कि आप खेलते कूदते रहते हैं। जी। अगर आप एक सिटी के बच्चे की बात करेंगे, वो बेचारा जाएगा भी कहाँ पे? हुँ, बाहर घर से निकलेगा तो गलियां हैं, हुँ, गलियों में भीड़ है, हुँ, उसके बाद गाड़ियों की पूरी आवाजें हैं, या फिर गाड़ियां चल रही हैं, जाएगा भी कहाँ? हुँ, गांव के परिवेश में जब आप निकलते हैं, आपको कूदने भागने के लिए पूरा मोहल्ला है, हुँ, पूरा गांव है, पूरी ग्राउंड्स हैं, पूरे खेत हैं, जी। वो सारा एक आपको परिवेश मिलता है, शायद जिस कारण आप नेचुरली गेम्स के प्रति आकर्षित होते हैं। हुँ, अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो मुझे माउंटेनियरिंग के बारे में तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, जी। सिर्फ फिजिकली फिट थे। हुँ, गांव में फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, रनिंग करते थे, हुँ, तालाब में घुस के स्विमिंग करते थे। हुँ, हमें ये नहीं पता था कि ब्रेस्ट स्ट्रोक कौन सी है, बैक स्ट्रोक कौन सी है, पर करते थे स्विमिंग, हुँ, राइट? बट दिस इज व्हाट स्टैमिना इज ऑल अबाउट। हुँ, और बाद में जब दुनिया जिसको एंडोरेंस बोलती है, वो तो एक गांव के बच्चे में हमेशा से होती है। जी। सो बस यही फर्क होता है जो आई थिंक गांव वाले बच्चों को एक अलग बनाता है। बिल्कुल। सर, आपकी आर्मी जर्नी के बारे में बात करेंगे। शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा से यही था कि मुझे वर्दी पहननी है, हुँ, बिकॉज मैंने अपने फादर साहब को, पिताजी को हमने देखा है, अपने चाचा जी को देखा है, अपने गांव में हमने वैसा माहौल देखा था। ओके। और एक वक्त ऐसा था कि हमारे गांव से शायद 20 से 25 फौजी थे, और हर वॉर में, चाहे वो 47 में रही हो, चाहे वो 62 की बात करें, चाहे 65 की बात करें, 71 की बात करें, 99 की बात करें, हुँ, हर वॉर में हमारे गांव की, हमारे इलाके की हिस्सेदारी रही है। ओके। लोग रहे हैं उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लीड किया है। तो हमेशा ये रहता था कि हम भी वो वर्दी पहने, ये सबसे पहली चीज थी। और पढ़े भी आर्मी स्कूल में, हुँ, तो एक आर्मी के प्रति एक नेचुरल अट्रैक्शन तो था ही। हुँ, और जब एनडीए नहीं जा पाए तो ये था कि जाना तो है। हुँ, और फिर ग्रेजुएशन करते करते जीजीएम साइंस कॉलेज में एडमिशन ली। ओके। पर 3-4 महीने के बाद जब एक वो एआरओ में भर्तियां होती थी, तब ओपन रैलीज जिसे हम बोलते हैं, उन ओपन रैलीज में हम लोग गए, और उसमें रनिंग में अच्छे थे, बिकॉज गांव के परिवेश के जुड़े हुए थे। हुँ, तो रनिंग हुई, और रनिंग में सेलेक्ट हो गए। और उसी दिन शाम को हमारा मेडिकल वगैरह उन्होंने करके उन्होंने बोला ओके, थोड़े दिनों बाद आइएगा। थोड़े दिनों के बाद हमारा रिटर्न हुआ, ओके। और रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद उन्होंने हमें बोला कि आप सेलेक्टेड हैं, और ऐसे ऐसे करके आपको डोगरा रेजिमेंट दी जाती है, ओह! आप वहां पे रिपोर्ट कर दीजिए। जी। तो बस यही जर्नी थी, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। हुँ, और 15 डोगरा में इनिशियली एज अ सोल्जर, एज ए सिपाही गया, और 2.5 साल तकरीबन मैंने सर्व किया है ओके। 15 डोगरा में, डोगरा रेजिमेंट में। और वहीं से कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको मोटिवेट भी करते हुँ, हैं कि तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, तुम्हारी नॉलेज अच्छी है, तुम क्यों नहीं आगे ट्राई करते हो? तो उन्होंने भी मोटिवेट किया। एक मोटिवेशन पहले से भी थी, बिकॉज आर्मी स्कूल में थे, हुँ, मेरे साथ वाले कुछ लोग एनडीए जा चुके थे, हुँ, तो एक मोटिवेशन थी कि मुझे भी बनना है। तो थोड़ी मेहनत और की, हुँ, और फिर जो कमजोरियां थी या जो वीक सब्जेक्ट थे उनके ऊपर और मेहनत की, मैथ के ऊपर और मेहनत की। थैंकफुली पास हुए, और फिर लंबा सा रूट लेके फिर एसीसी, एक आर्मी कैडेट कॉलेज, एक एंट्री होती है, हुँ, और उसके थ्रू फिर एंट्री की, और 4 साल की हमारी भी ट्रेनिंग होती है, 3 साल की एसीसी में और 1 साल की आईएमए में। हुँ। वो ट्रेनिंग करके फिर ऑफिसर बन के 11 जाट जाट रेजिमेंट पे हम लोग गए एज एन ऑफिसर। ओह! नाइस। सर, आर्मी से माउंटेनियरिंग की तरफ क्या शिफ्ट लाया और क्यों शिफ्ट लाया? सच बताऊं तो माउंटेनियरिंग का मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि माउंटेनियरिंग है क्या, कैसे कर सकते हुँ, हैं। सबसे बड़ा पहाड़ जो हमने जिंदगी में देखा था वो हमने त्रिकुटा पर्वत देखा है, जब वैष्णो देवी जाते जी। हैं, या फिर हमारे गांव से भी देखना, वहीं से माथा टेकते थे, या कभी कभार जाते भी थे दर्शन जी। करने। हमारे लिए माउंटेनियरिंग मतलब वही माउंटेन थे। हुँ, लेकिन ऑल कर्टसी आर्मी, हुँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मैं आज हूं, मैं आर्मी की वजह से हूं। हुँ, बिकॉज
एक होता है कि आपको जो एक्सपोज़र मिलता है, वो बहुत बड़ा है। और वहीं से मैं ऑफ़िसर बना हूँ और उसके बाद ऑफ़िसर बनने के बाद मुझे याद है कि जब हमारी यूनिट बारामूला में थी, तो वहाँ पे एक वैकेंसी आई हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, जो हमारा एक आर्मी का स्कूल है माउंटेन और स्की का, वहाँ के लिए वैकेंसी आई। तो मुझे बोला कि यार ये फिज़िकली फिट है लड़का और इसको भेजते हैं। आई रिमेंबर माय सीईओ टोल्ड मी दैट जैमी, आई हैव सेलेक्टेड यू टू गो फॉर हॉर्स कोर्स एंड डू वेल। ओके। बस हमारे लिए सीईओ साहब ने बोल दिया है कि अच्छा करना है तो अच्छा करना है। और फिजिकली फिट थे, थैंकफुली डिड वेल। 4 कोर्सेज होते हैं बैक टू बैक, पहले माउंटेन बेसिक, फिर माउंटेन एडवांस, फिर विंटर वॉरफेयर बेसिक, फिर विंटर वॉरफेयर एडवांस। गॉट द बेस्ट स्टूडेंट, तो एक मोटिवेशन मिली कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। 1.5 साल सर्विस के बाद फिर दोबारा वापस वहां पे इंस्ट्रक्टर गए, तो फिर ये था कि हाँ, दिस इज समथिंग विच यू एक्चुअली कैन डू। और फिर उसके बाद मैं सीरियस नहीं था, अगर मैं सच बताऊं, माउंटेनियरिंग के प्रति। माउंटेन्स अच्छे लगने लगे, स्कीइंग अच्छी लगने लगी, स्कीइंग करने लगे। लेकिन 2009 में अ, माउंट माना एक्सपीडिशन, एक माउंट माना पड़ता है जो कि बद्रीनाथ के आगे है, ओके। उत्तराखंड में। तो मैं जाट रेजिमेंट की एक्सपीडिशन को लीड कर रहा था। तो जब समिट हो गया हमारा, इट्स ए 7000 मीटर माउंटेन, ओके। तकरीबन 23,000 फीट अगर मैं बोलूँ तो, काफ़ी बड़ी हाइट होती है। तो हम लोग समिट से वापस आते समय ब्लिज़र्ड में फँस गए, बहुत बड़ा बर्फीला तूफ़ान जिसे हम बोलते हैं। और तकरीबन 17 घंटे हम लोग उस एक्सपोज़र में थे, उस हाइट पे। ओके। और मतलब ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी, हाथ जो थे वो नम होने लगे। पता था कि उँगली मेरी काली पड़ने लगी और मुझे पता था कि कुछ न कुछ होने वाला है। पर आई वाज़ अ लीडर और थोड़ा बहुत कामनेस भी ज़रूरी है। जैसे-तैसे नीचे उतरे, उस आइस वॉल से नीचे उतरे, अपना टेंट ढूँढा, टेंट में रहे। जो हमें एक फ़ौजी तरतीब हमें सिखाई जाती है, माउंटेनियरिंग की तरतीब होती है कि आप वाटर थेरेपी करिए, वाटर थेरेपी की। जब तक अपने हाथ-पैर निकाले तब तक पता था कि हमें फर्स्ट डिग्री फ्रॉस्टबाइट हो चुका है। कोशिश बहुत की और थैंकफुली हम लोग सब बच गए थे, वो सबसे बड़ी बात है, ज़िंदा बच गए थे। वो एक जिसे बोलते हैं मौत के साथ एक पहला आमना-सामना था हमारा। और उसके बाद जब नीचे आए तो थोड़ा ये था कि चलो उँगली तो जाएगी, बाकी एटलीस्ट चलो जान बच जाएगी, बाकी सब ठीक है। जैसे-जैसे बिल्कुल ठीक-ठाक आ गए। नीचे ज़्यादा तब हमने बॉसेस को बताया कि ऐसे-ऐसे सर हुआ था ऊपर, वी लिटरली गॉट सेव्ड और ब्लिज़र्ड में फँस गए थे बट ऑल ओके नाउ। और उसके बाद हम लोग जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुए एंड लॉस्ट वन फिंगर, अगर आप देख सकते हैं उँगली नहीं है। और लेकिन इसने मुझे मोटिवेट किया। मैं इससे डीमोटिवेट नहीं हुआ, अगर मैं सच बताऊँ। बिकॉज़ जब कोई बोलता है कि ये काम नहीं कर पाओगे तो शायद मन करता है कि नहीं अब करके दिखाऊँगा। और उस वक़्त भी कुछ लोगों ने ये बोला कि यार माउंटेनिंग इज़ नॉट फॉर यू। और घर वाले भी, होता है कि हर कोई घर वाले आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं कि यार ऑफ़िसर बन चुके हो, एक अच्छी लाइफ़ जी रहे हो, पहाड़ों में जाने का क्या चस्का चढ़ा हुआ है आपको? क्यों जाना चाहते हो? यू नो पूरा चेहरा काला करा के आ जाते हो, कहीं से को फोड़े-फुंसी निकल रहे हैं, हाथ-पैर काले हो चुके हैं, बड़ी अजीब-सी 10-12 केजी वेट लूज़ हो गया है। व्हाई डू यू वांट टू डू सच थिंग्स? बट शायद उस वक़्त ये ठाना कि नहीं, अब मैं माउंटेनियरिंग में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और माउंटेनियरिंग सिर्फ़ ये था कि कम व्हाट में मैं हर साल कोई ना कोई पहाड़ ज़रूर चढ़ूँगा। ओके। बस ये एक शुरुआत थी उस टाइम कि जो एक जुनून पैदा हुआ 2009 में कि मैं पहाड़ चढ़ूँगा कोई ना कोई। और 2009 और आज 2024 है। कोई भी साल ऐसा नहीं है जिसमें पहाड़ ना चढ़े हों और ये सफ़र जारी है। So we are very proud of you. थैंक यू। सर, निमास एक्चुअली है क्या? क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, हमें नहीं पता है, मतलब इतना नहीं पता है कि है क्या, क्या करवाते हैं, कैसे शुरू हुआ? आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए निमास, आई वुड से अगर मैं आपको एक बात पूछूं कि इंडिया के अंदर एक आउटडोर यूनिवर्सिटी है तो वो कहाँ है? आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा। आउटडोर यूनिवर्सिटी है इंडिया की निमास। ओके। बिकॉज ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हम हर प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटी आते हैं एंड वी गिव इट ऑल इंडियन नेशनल्स। कई बार होता है कि दुनिया सोचती है अगर ये कर्नल साहब हैं तो फौजी आते होंगे उसमें। नो, इट इज नॉट। इट इज एन इंडियन इंस्टीट्यूट एंड ऑल इंडियन नेशनल्स बिटवीन 17 to 40 कैन कम एंड डू द कोर्स। ओके। निमास मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। और 3 वर्टिकल्स होते हैं एडवेंचर में। एक एरो वर्टिकल हो गया जो उड़ने वाली चीज है,
एक एक्वा वर्टिकल हो गया पानी में तैरने वाली या पानी की एक्टिविटीज, और एक हो गया लैंड वर्टिकल। लैंड वर्टिकल में आज की तारीख में हम करवाते हैं माउंटेनियरिंग, माउंटेन टेरेन बाइकिंग, ट्रैकिंग तो ऑब्वियसली पार्ट ऑफ दैट, एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ओके ये हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं लैंड एक्टिविटीज में। ओके फिर कराते हैं एरो वर्टिकल में, हमारे पास है पैराग्लाइडिंग और पैरा मोटरिंग। ये हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं एरो एडवेंचर में। और एक्वा एडवेंचर में हम कराते हैं वाइट वाटर राफ्टिंग और स्कूबा डाइविंग, और नेक्स्ट ईयर वी आर स्टार्टिंग कयाकिंग आल्सो। ये हम एक्टिविटीज सारी पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे अलग अलग जगह पे नोड्स हैं। अगर आप स्कूबा डाइविंग करने आएंगे तो डॉकी रिवर पे आपको स्कूबा डाइविंग कराएंगे, विच इज द क्लीनेस्ट रिवर इन एशिया। अगर आप व्हाइट वाटर राफ्टिंग करने आएंगे, हमारा जो नोड है वो भालुकपोंग में कामेंग रिवर पे स्थित है। कामेंग रिवर पे हम आपको कोर्स करवाएंगे। अदरवाइज ऑल 7 रिवर्स, मेजर रिवर्स ऑफ अरुणाचल आर ओपन फॉर अस, बट हम वहां पे नोड में कराते हैं। माउंटेनियरिंग हम आपको गोरीचन ग्लेशियर में इंटरनल इंटीरियर्स में लेके जाते हैं हम लोग। माउंटेन टेरेन बाइकिंग हम तवांग से आपको कराते हैं। अलग अलग एरियाज हैं जिसमें हम चीजें कराते हैं। पैरा मोटर हम ब्रह्मपुत्र के किनारे कराते हैं। जब ब्रह्मपुत्र का पानी चला जाता है अक्टूबर से मार्च के बीच में पैरा मोटर कराते हैं। पैराग्लाइडिंग एक अलग वैली है अरुणाचल के अंदर, ब्यूटीफुल वैली, लुंगडुंग वैली बोलते हैं उसको, सेपा, वहां पे हम पैराग्लाइडिंग कराते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें कराते हैं। और आई एम श्योर अगर कोई भी वहां पे आएगा वो 1 से 2 से 3 कोर्स वहां पे करके जरूर जाता है। एंड दिस इज व्हाट निमास इज, एंड आई रियली वांट पीपल टू नो दिस। और मैं चाहता हूं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, एडवेंचर से जुड़े। सिर्फ एडवेंचर से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एक कोर्स कर रहे हो माउंटेनियर बनने के लिए या पैराग्लाइडर बनने के लिए। एडवेंचर सिर्फ और सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा, वो आपके अंदर वो गुण भी पैदा कर रहा है, लीडरशिप के गुण पैदा कर रहा है, फियरलेसनेस जो है वो पैदा कर रहा है। ये सारी चीजें आपके एडवेंचर का कोर्स करने से आती हैं। तो एडवेंचर करना भी चाहिए सब। सर, एवरेस्ट आपने चूज किया, आपने उसको बार 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 क्लाइम किया है। पहले तो ऐसा क्या लगाव है एवरेस्ट के साथ? मैं सच बताऊं तो एवरेस्ट चोज मी एक्चुअली, ओके नॉट दैट आई चोज एवरेस्ट, बिकॉज एवरेस्ट पे सिलेक्शन होना ही आर्मी की टीम के अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है। ओके बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं और आपने डिसाइड किया कि मुझे एवरेस्ट जाना है। इंडियन आर्मी टीम के अंदर सिलेक्शन होना ही सबसे बड़ी बात है, और उसके बाद सबमिट करना सबसे बड़ी बात है। आई वुड से आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे फौज ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार मौका दिया। एक बार अर्थक्वेक के कारण नहीं कर पाया और 3 बार एवरेस्ट में सबमिट करने का मौका मिला। पहली बार 2012 में एज ए डिप्टी लीडर, 2013 में एज ए लीडर, 2015 में अर्थक्वेक आया, नहीं कर पाए, 2016 में एज ए लीडर दोबारा गया, और 3 बार एवरेस्ट सबमिट करने का मुझे मौका मिला। एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू आर्मी फॉर दैट। ग्रेट। सो फर्स्ट टाइम जब आप जा रहे थे, क्या एक्सपीरियंस रहता है एवरेस्ट का? क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मल किसी पर्सन ने नहीं देखा है कैसे क्लाइंब होता है, कैसे क्लाइमेट रहता है, क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। हम जस्ट टीवी में देख रहे हैं, बट यू आर द विटनेस। कैसा रहता है? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं एवरेस्ट की, वो सपने जैसा होता है, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा होता है एवरेस्ट के बारे में। बचपन से आप कहीं ना कहीं सुनते रहते हो कि तेंजिन नोगे चढ़े थे, इंडिया के अपना बचेंद्री पाल मैम चढ़े थे, या फिर उसके पहले चीमा सर चढ़े थे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन दैट, और आप उनके नाम सुनते हो। जब एवरेस्ट का नाम आता है माउंटेनियरिंग में, आप एंटर करते हो, तब आप और ज्यादा पढ़ते हो माउंटेनियरिंग के बारे में। तो आपको एक ख्वाब होता है कि इट्स एवरी माउंटेनियर्स ड्रीम टू क्लाइम एवरेस्ट। और हमारा भी था। जब मौका लगा तो वी वर ऑलवेज हम्बल टाइप की, हमें मौका लग रहा है। और जब हम गए तो एक तो बेस कैंप पहुंचने के बाद एक अलग सी फीलिंग थी, बिकॉज एवरेस्ट आपके सामने था। जो आप ख्वाबों में देखते थे, जो आप सपनों में सोचते थे कि मैं करूंगा, वो आपके सामने है। बट यस, करना आसान नहीं है, बिकॉज पहले तो जब आप बेस कैंप तक पहुंच गए हो, बेस कैंप तक थी कि आप ट्रैक करके पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही आपकी सबसे बड़ी जो दुविधा है, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, वो आपके सामने खड़ा है, वो है खुम्बू ग्लेशियर। और आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ऐसे 50-100 आपको क्रेवासिस पार करने पड़ते हैं। और वो क्रेवासिस जो 50 मीटर 70 मीटर 100 मीटर डीप है, मतलब अगर आप उनमें नीचे देखोगे तो आपको चक्कर आ जाएगा। इट्स लाइक आप 20 माले बिल्डिंग में खड़े हो और आप नीचे देख रहे हो, और आपको नहीं है पता कि उसका जो बेस है वो कहाँ पे है। तो डर लगता है आपको। वो पहला ऑब्स्टिकल है बेस कैंप के बाद। उसके बाद लंबा आइस फील्ड, तीनों तरफ जो है वो पूरे के पूरे पहाड़ हैं, वो एक ऑब्स्टिकल आपको दिखाई देता। आप चलते रहते हो,
कैंप 1 से कैंप 2 आता ही नहीं है। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। उसके बाद जब आप पहुंचते हो, अचानक जैसे ही धूप खत्म होती है, अचानक ठंड शुरू हो जाती है। पहले आप गर्मी से पसीने आ रहे हैं आपको, जैसे धूप है, बिकॉज इट्स ए वैली, माउंटेन वैली, ग्लेशियर के ऊपर चल रहे हो, लेकिन पूरी वैली जो है बिल्कुल हवा नहीं चल रही, वो 3 तरफ से वो घिरा हुआ है। और अचानक से जब सूरज नीचे जाता है, अचानक से माइनस टेम्परेचर शुरू हो जाता है, वो एक अलग है। फिर उसके बाद है एक लोत्से फेस है, तकरीबन 45 से 60 डिग्री ग्रेडियंट है उसका, उससे ऊपर चढ़ना पड़ता है। रोप लगा है, लेकिन जो जिस पे आपने चल के जाना है वो आइस है, ब्लू आइस है। मतलब अगर आप क्रैम्पॉन, हम कील बोलते हैं, हम बोट्स के नीचे कील्स बोलते हैं, उनको जी। क्रैम्पॉन्स बोलते हैं हमारी भाषा में। क्रैम्पॉन्स लगा के आप चलते हैं, और क्रैम्पॉन्स भी जब आप मारते हैं उस बर्फ के अंदर, तो वो एक दीवार बन चुकी होती है, ब्लू आइस जिसे हम बोलते हैं। वो आपके पैर भी अंदर नहीं जाते हैं, तो वो इतना डेंजरस होता है। और अगर वहां से आप गिर जाओ, फिर देर इज नथिंग कॉल्ड रनर अप, इधर यू आर अलाइव यू आर डेड, और आप वहां से मर भी सकते हैं। वी हैव सीन दोस थिंग्स आल्सो। फिर आप जब वहां पहुंचते हो, उसके बाद आप पहुंचते हो साउथ कॉल, वहां से चढ़ने के बाद कैंप 4 में हवा इतनी ज्यादा है कि अगर आप ऐसे खड़े हो जाएंगे हाथ फैला के, तो आप उड़ भी सकते हैं, इतनी ज्यादा हवा है। और माइनस में टेम्परेचर है, और ऑक्सीजन 1/3 है, बिकॉज अभी आप 8,000 मीटर टच कर चुके हैं। तो ये सारी डिफिकल्टीज हैं। और उसके बाद जब आप ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका किसी ने गला दबा दिया, आपको आदत नहीं है, थोड़ी देर आपको वो आदत बनानी पड़ती है। उसके बाद आप ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, हमेशा ये रहता है कि ऑक्सीजन कहीं बंद ना हो जाए, मास्क चेक करते रहते हैं। फिर ये रहता है कि थोड़ा धीरे चलना है, भागना नहीं है, बिकॉज ज्यादा लंबी सांस लेंगे तो हो सकता है सांस आए ही ना, वो भी खतरा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके इर्द गिर्द कई बार बॉडीज होती हैं, ऐसे लोग जो 1-2 दिन पहले मरे हैं, जो नहीं चढ़ पाए हैं, या फिर चढ़ने के बाद वापस आते समय उनकी डेथ हुई, ऐसा होता है। तो ये सब डरावने पल एवरेस्ट में आते हैं। लेकिन वही है कि आप चलते रहते हैं बस, कि मुझे भी समिट करना और समिट करके आना है। जी। जब आपने सेकंड और थर्ड टाइम किया, फिर आपको थोड़ा इजी लगा या नहीं, उतनी ही मुश्किल आती है? रास्ता उतना ही मुश्किल है। इनफैक्ट मैं बताऊं कि पहली बार इजी लगता है, बिकॉज आपको नहीं पता है व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू। आपने सिर्फ पढ़ा है, आपने नहीं पता है आपको कि कितना लंबा रास्ता है, नहीं पता है आपको कि लोथसे वॉल जो है वो कितनी डिफिकल्ट है चढ़ने में, नहीं पता आपको कि ऑक्सीजन मास्क पहनने के बाद कितनी डिफिकल्टी होती है, नहीं पता आपको कि एवरेस्ट समिट पे कितना रास्ता तंग है और कितनी देर आपको बैठना है, और वो जो हवा चलती है वो कितनी डेंजरस है। लेकिन सेकंड टाइम में ये सब चीजें आपको पता है, तो आपके लिए और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड यू हैव टू बी मोर मेंटली स्ट्रोंगर ओके to actually go for the second and third time. That is more difficult. ओके जी। ओके ओके सर, एवलांच आपने देखे होंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? आप आपको लगा कि दिस विल बी द लास्ट टाइम, या फिर ऐसा नियर डेथ एक्सपीरियंस कुछ हुआ? फॉर्चुनेट तो नहीं बोलूंगा, अनफॉर्चुनेट ही बोलूंगा कि 2012 में भी देखा, हम्म, और 2013 में भी देखा, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का नहीं था, और 2015 में ऐसा देखा कि उसके बाद लगा कि शायद अब दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो 2015 में था, वो बेसिकली अर्थक्वेक के बाद एक एवलांच आया था, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा, आई वुड से टन्स एंड टन्स ऑफ आइस माउंट पुमोरी से नीचे गिरी, और उसके बाद उसने ऐसा प्रलय का रूप लिया कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप, एक गांव है और अचानक से वो गांव उजड़ जाए और उस गांव के आधे लोग मर जाए, आपको कैसा लगेगा? और 18 लोगों की डेथ विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स। जब तक किसी को पता चला कि ये क्या हुआ, लोग जान बचा के, कोई पत्थर के पीछे, कोई कहीं बैठ गया, कोई कुछ हुआ, जब तक किसी को पता लगता तब तक 18 लोगों की डेथ हो चुकी थी, और 60 से 70 लोगों से ज्यादा घायल थे। आप किसी की बाजू टूट चुकी थी, किसी का कुछ हो चुका था, और ये हमारी आंखों के सामने हो रहा था। ओके और उस टाइम पे प्रॉबली शायद बीइंग इन द आर्मी यू आर ट्रेन टू बी मेंटली स्ट्रोंगर। उस टाइम पे हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम पूरी मदद में लग जाएंगे, और उस टाइम पे हमने जिनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी, थैंकफुली हमारी टीम ओके थी, हम बच गए थे, किसी कारण सही जगह पकड़ ली, सही जगह पे बचाव में चले गए, बच गए। छोटी मोटी चोटें आई लेकिन बच गए, फैटल कोई नहीं था।
तो एक मोटिवेशन थी कि चलो अगर हमें बचाया है, दिस इज इंडियन आर्मी, लेट्स सपोर्ट पीपल, एंड वी सपोर्टेड देम एंड वी वर एप्रिशिएटेड अ लॉट। अगर मैं आपको सच बताऊं, शायद एवरेस्ट ने इतना नाम नहीं दिया जितना हमें रेस्क्यू ने दिया, कि एक इंडियन आर्मी टीम है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, दे आर सपोर्टिंग पीपल। अगर किसी को टेंट चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, यू कैन गो टू इंडियन आर्मी कैंप एंड दे विल प्रोवाइड यू फॉर दैट। वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, अगर मैं बोलूं, कि हम किसी के काम आ सके। और उसके बाद जब सब कुछ हो गया, उसके बाद हमने पूरे के पूरे ग्लेशियर को, एवरेस्ट बेस कैंप को हमने साफ किया। पूरे का पूरा जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो गार्बेज था, उसको पूरा इकट्ठा किया। और वहाँ की जो कमेटी होती है, सागर माथा पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, एसपीसीसी बोलते हैं, हमने उनको वो हैंड ओवर किया। एंड दे वर रियली अप्रिशिएटिव ऑफ आवर वर्क, कि एटलीस्ट एक टीम यहाँ पे वो पूरे एंड तक रही, और एंड में पूरी साफ सफाई करके यहाँ से वो टीम जा रही है। वी आर थैंकफुल टू इंडियन आर्मी फॉर दैट। एंड आई वुड से प्रोबेबली दैट इज समथिंग विच इज ए, ऐसा मैं बोलता हूँ कि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा जब हुआ, वी वर देयर एंड पीपल सेड दैट they were lucky that Indian Army was there. Okay. Yeah. नाइस। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, जिन्होंने भी शायद कोई माउंटेनियरिंग करनी होगी या फिर कोई पॉडकास्ट देख रहे होंगे, व्हाट मेजर डिफिकल्टीज या चैलेंजेस वन कैन फेस इन माउंटेनियरिंग एवरेस्ट और एनी अदर पीक, तो वो क्या क्या रहेगी? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना है या नहीं करना। जब आप सोच लेते हैं कि मुझे ये चीज करनी है, हाफ द बैटल इज वॉन, ओके। बिकॉज आपने वो लड़ाई जीत ली अपने दिमाग से कि मुझे करना है। उसके बाद आता है कि आपको क्या करना है। अगर मैं आपको निमास की बात बताऊं, जहाँ पे मैं एज डायरेक्टर हूँ, वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज की बात बताऊं, एडवेंचर एक्टिविटीज का बहुत पोटेंशियल है हमारे जम्मू में भी और पूरे देश में भी। और अगर मैं सिर्फ माउंटेनियरिंग की बात करूं, पहले आपको किसी भी चीज में जाने से पहले जैसे क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, वैसे भी माउंटेन्स में जाने के लिए आपको क्वालिफिकेशन, आपको माउंटेन बेसिक और माउंटेन एडवांस करना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी पहाड़ चढ़ने जा सकते हैं। एटलीस्ट आपको पता होगा कि मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है जी। किसी भी कोर्स में। पैराग्लाइडिंग की बात करें, व्हाइट वाटर राफ्टिंग की बात करें, स्कूबा डाइविंग की बात करें, हम साइकिलिंग की बात करें, माउंटेन टेरेन बाइकिंग हम बोलते हैं, इन सब चीजों के लिए आपको कोर्स क्वालिफिकेशन आप कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। ये हमेशा एक सजेस्टिव तरीका होता है जिससे आप अच्छे माउंटेनियर, अच्छे पैराग्लाइडर, अच्छे एडवेंचरर बन सकते हैं। सर, कुछ आफ्टर केयर भी होती होगी, आई एम श्योर, क्योंकि मोस्टली हम लोग बात करते हैं कि पहले कैसे जाना है, ड्यूरिंग कैसा रहेगा, लेकिन कुछ वापस आने के बाद भी कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती होगी, या फिर किसी को इंजरी हुई है तो उसको रिकवरी पीरियड जैसे आप बोल सकते हैं कि वो कैसा रहता है, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि भगवान ना करे ऐसा हो, ओके। सब सेफ रहे, और मोस्टली रहता भी है। और आप आने के बाद बेस्ट पार्ट इज रेस्ट एंड रिकूप। आप रेस्ट कीजिए, जस्ट एंजॉय द मोमेंट जो आप करके आए हो। बिकॉज क्या होता है कि जब आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं, यू डोंट एंजॉय मच, बिकॉज आप उस वक्त एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में हो कि मुझे चलना है, मुझे सबमिट करना है। एमटीबी माउंटेन बाइकिंग में होता है कि मुझे इतने किलोमीटर आज चलना है एक जगह से दूसरी जगह। व्हाइट वाटर राफ्टिंग में भी यही होता है कि आज हमें यहाँ से उस तरफ तक जाना है, रैपिड्स आ रहे हैं बीच में, कोई डेंजरस सिचुएशन है, आप उसकी तरफ आपका पूरा नजरिया रहता है। लेकिन जब आप खत्म कर लेते हैं, दैट सिंक्स इन कि आप क्या करके आए हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, जब आप एवरेस्ट सबमिट कर लेते हैं, तो एवरेस्ट सबमिट जब करने के बाद आपको फील नहीं होता है, एवरेस्ट टॉप के ऊपर आप नहीं बोलते हो यस आई डिड इट, मतलब वो फीलिंग नहीं आती। इट स्टार्ट सिंकिंग इन स्लोली। जब आप नीचे आ रहे होते तब आप फील करते हो, वाओ यार मैं टॉप पे था, कैसा फील हो रहा था, अच्छा यार ओके, अच्छा मुझे ऐसा दिख रहा था, ऐसा हुआ। वो गूज बम्स आते हैं नीचे आने के बाद, यू आर एन एवरेस्टर नाउ। आपने वो कर दिया जिसके लिए आप पूरे 1 साल से 2 साल से मेहनत कर रहे थे, या सोच रहे थे, या फिर आप सपना देख रहे थे। वो सब फीलिंग्स बाद में आती हैं। सो इट इज ऑलवेज दैट। बट यस, प्रिपरेशन आपको जाने से पहले बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है, और टेक्निकली प्रिपेयर होना पड़ता है। बिकॉज टेक्निकल गियर होगा तभी चढ़ पाएंगे, फिजिकली होंगे तभी आप चल पाएंगे, और जब मेंटली होगा
तभी आप उस जगह पे पहुंच पाएंगे, उस चीज को करने की सोच पाएंगे। हम्म फ्री इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंडक्ट फेज तो फिर आप निकाल ही लोगे। वेरी ट्रू। अगर मैं आपसे पूछूं मेमोरेबल मोमेंट या फिर मेमोरेबल इंसिडेंट ड्यूरिंग द जर्नी, आपका क्या रहा है? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। आई वुड से लाइक सी आई हैव डन मोर देन 70 एक्सपेडिशंस। एवरेस्ट के बहुत सारे मेमोरेबल इंसिडेंट्स हैं, अच्छे बुरे दोनों। फिर उसके बाद सातों कॉन्टिनेंट में मैं जा चुका हूँ, सभी कॉन्टिनेंट्स के अच्छे बुरे दोनों हैं। कई जगह जब मौत का आमना सामना होता है टाइप कि आपको लगता है कि अब बस लास्ट था ये, पता नहीं कैसे बच के, वो एक मोमेंट होता है आप भूलना चाहते हो, बट ऑब्वियसली इट गिव्स यू गूज बम्प्स बिकॉज़ आप भूलते नहीं। कुछ अच्छे मोमेंट्स जब आप सबमिट कर लेते हो, जब आप अच्छे लोगों से मिलते हो, जब आप उस कंट्री में जाते हो, उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, आप क्लाइंब करते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ, फॉरेनर क्लाइंबर्स के साथ क्लाइंब करते हो, उनसे सीखते हो, उनको बताते हो अपने बारे में, वो एक अलग फीलिंग होती है। आई वुड से अगर आप मेमोरेबल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मेमोरेबल मैं बोलूंगा 2015 का अर्थक्वेक, ओके। जो शायद मैं बोलता हूँ कि कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो तबाही उस टाइम पे हुई थी वो मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं और ना ही देखना चाहूंगा। और लेकिन दैट मेड अस मोर स्ट्रॉन्गर मेंटली, बिकॉज उस चीज ने हमें ये सिखाया। इमेजिन बोलना आसान है कि हमें प्रिपेयर किया जाता है आर्मी में स्ट्रांग होना, और स्ट्रांग होना ऑन ग्राउंड बहुत फर्क पड़ता है। मतलब हर तरफ लाशें हैं और दुनिया आपको बोल रही है कि नीचे भागो जल्दी अगर बचना है, और आप बोल रहे हो कि हम नहीं जाएंगे। अगर भगवान ने हमें नहीं मारा है और अगर हम बच गए हैं, ये भी एक साइन है कि हम लोगों को बचाते हैं। जब मैं ये बोल रहा हूं अपनी टीम को, अंदर ही अंदर मुझे ये लग रहा है कि क्या मेरा ये फैसला सही साबित होगा। लेकिन आप ऊपर कोई पावर है जिस पे आप भरोसा करके चले हो कि अगर नहीं मारा है अभी तक तो कुछ ना कुछ है, अब हम यही करेंगे, अब हम लोगों को बचाएंगे, उनकी मदद करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। ये एक मेमोरेबल मोमेंट है। और पहला आई वुड से 2012 मेरा पहला एवरेस्ट था। हम लोग 8000 मीटर पे पहुंचे, लास्ट समिट, और 16 घंटे आप समिटर कहलाओगे, बस लास्ट जर्नी रहेगी थी एक दिन की। और रात को हमने 7 बजे क्लाइंब के लिए चलना था, और सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे 6 बजे तक आप सबमिट कर लेते हो। 12 घंटे का सफर, 13 घंटे का सफर रह गया था। और अचानक हुआ ये कि ब्लिजर्ड शुरू हो गया। मुझे वो माना कि याद आना शुरू हो गई। 2009 में ये था, ये 2012 में था। और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूं, बिकॉज 8 बंदों की टीम लेके जा रहा हूँ। तो आई स्पोक टू माई टीम लीडर कल कोठियाल सर। सर एक कैंप नीचे थे, वो सेकंड टीम में आ रहे थे, तो मैंने बोला सर ऐसा ऐसा हुआ है, क्या किया जाए। ही सेड यू टेक ए कॉल, यू आर द मैन ऑन ग्राउंड नाउ। और मैंने बोला सर इफ इट इज माई कॉल देन आई वुड सजेस्ट देन नहीं जाते हम, बिकॉज बहुत ज्यादा बर्फीला तूफान है, हवा बहुत ज्यादा चल रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है, एंड नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात थी वो वी वर टेकिंग 7 women officers विद अस। और उस टीम में हमारे साथ 7 women officers थी, वो बहुत बड़ी कॉल थी वो भी। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे, एंड दिस वाज 18th of May, रादर 17th of May नाइट। अगले दिन मॉर्निंग में फिर रात को जैसे तैसे हमने उस 8000 पे रात गुजारी, बिकॉज एज आई टोल्ड की ऑक्सीजन जो होती है वहां पे 1/3 होती है। मतलब लिटरली जैसे अभी नॉर्मली हम सांस ले पा रहे हैं नॉर्मल है, वहां पे आपकी सांस रुकती है, आपको ऐसे करके आपको सांस आती है। आप इमेजिन करो कि ये कैसा रहा होगा उस टाइम पे एटमॉस्फेयर, या रहता होगा। तो मॉर्निंग में जब हम लोग थोड़ा सा सनलाइट आई तो थोड़ा सा बाहर निकले, टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अचानक देखा हेलीकॉप्टर स्टार्टेड होवरिंग इन दैट एरिया। पता लग चुका था कि कुछ तो हुआ है रात, कोई क्लाइंबर्स तो गए थे, आवाजें आ रही थी, कुछ तो हुआ है। जैसे जैसे हम लोग नीचे आने लगे वैसे वैसे क्लैरिटी होती गई कि कम से कम 8 क्लाइंबर्स ऊपर गए थे, जिनमें से 6 गायब हैं, 2 नीचे आए हैं जो जख्मी हैं, जिनको ये अभी इवैक्यूएट कर रहे हैं। और बाद में जब हम नीचे आए हमें पता चला कि उन 6 में से 4 की डेथ हो चुकी है, 2 का अभी तक पता नहीं, उनको ढूंढ रहे हैं। जो बाद में इंजर्ड थे वो मिल गए थे। आप इमेजिन कीजिए कि वो एक डिसीजन आपकी जिंदगी और मौत का डिसीजन था। ये 2012 था। और जब हम लोग नीचे आ रहे थे, ऑब्वियसली होता ही कि सर हम भी चल पड़ते, उनको क्या पता है कि क्या हो रहा है। मैंने बोला यार जिंदगी रही तो पहाड़ यही है, डोंट वरी दोबारा आ जाएंगे।
और जब नीचे पहुंचे हैं, जब पता चला कि 4 की तो डेथ भी हो गई है और उनमें से एक श्रेया शाह करके आई थिंक लड़की थी, नेपलीज ओरिजिन, हु वाज इन कनाडा। और वो हमारे बिल्कुल पास वाले कैंप में थी। वो जो आती रहती थी, बिकॉज वी हैड 7 वुमेन ऑफिसर्स विद अस, आती रहती थी, मिलती रहती थी। अचानक पता चला कि शी इज ऑल्सो नो मोर, बिकॉज उस दिन रात को वो भी क्लाइंब के लिए गई। जब आप जिनको जानते हो, जब उनके ऐसा होता है तो आपको और झटका लगता है। थैंकफुली मतलब वी स्टेड देयर, कैंप 2 में बैठे, तब पता लगा कि मौसम थोड़ा खराब हो गया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। लेकिन ये 18 मई की बात है और पता लगा कि 25 मई को मौसम क्लियर रहेगा, 25-26 को। अगर आप समिट के लिए जाना चाहें तो जा सकते हैं दोबारा। सच बताऊं तो हिम्मत नहीं थी, बिकॉज हम टूट चुके थे तब तक। बिकॉज ऊपर जाके वापस आना, हिम्मत नहीं होती वापस जाने की तब। लेकिन ये था कि नहीं, अब इतनी दूर आए हैं सर, एक हिम्मत तो बनती है, एक समिट पुश तो बनता है। तो हम कैंप 2 में बैठे, वहीं पे चावल दाल जो भी छोटा मोटा राशन था खाते रहे, सरवाइव करते रहे, आई वुड से। बिकॉज हाइट इज अराउंड 20,000 21,000। तो आपको लगता है कि उस टाइम पे उस हाइट पर सरवाइव करते हो। सरवाइव किया। फिर उसके बाद 24th को फिर हम निकले और 25th को हमने सबमिट किया। और वो एक मेमोरेबल मोमेंट था। तो ऐसी तो बहुत सारी कहानियां हैं, मैं मतलब शायद 2 घंटे हो जाएंगे, कहानियां खत्म नहीं होंगी। बट दीज आर दोज मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ एवरेस्ट, जो एक शायद जिंदगी में हमेशा यादगार रहेंगे। और एक डेनाली का भी हो सकता है, अलास्का का जब मैं गया था तो पहली बार हमने 24 घंटे का दिन देखा। वो एक अलग था कि रात हो ही नहीं रही। अब वो 12 दिन के है या रात के है पता ही नहीं चल रहा। लेकिन ये था कि जहाँ चलते थे, यहाँ थक जाते थे, वहां टेंट लगा के सो जाते थे। बस ये होता था। और थैंकफुली सबमिट करके जल्दी हम लोग 8 दिनों में सबमिट करके वापस आ गए। 3 बंदों की टीम थी, कोई गाइड नहीं था, कोई शेरपा नहीं था, कोई पोर्टर नहीं था, आपको सब कुछ काम खुद करना था। विच गिव मी सेटिस्फेक्शन एज ए माउंटेनियर, कि ये है चीज जो अच्छे असली माउंटेनियर्स करते हैं और वही चीज होनी चाहिए। और सबमिट हो जाना सबसे बड़ी खुशी होती है कि अल्टीमेट सक्सेस मिल गया आपको जी। और ये कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जो चुनिंदा मैं आपको बता रहा। जी, बिल्कुल। सर, माउंटेनियरिंग करते वक़्त माउंटेनियर तो साथ में रहते हैं, लेकिन आपने मेंशन किया शेरपाज़ भी रहते हैं। उनका क्या रोल रहता है इस ड्यूरिंग द जर्नी में? शेरपास का अगर मैं 8000 मीटर्स की बात करूं, हुँ, शेरपास का बहुत बड़ा रोल है। हुँ, दे आर सन ऑफ द सॉइल। मतलब जिस जगह पे हमारी सांस फूलती है, उस जगह पे तो वो खेलने जाते हैं। हुँ, एक नॉर्मल सी बात है, या उस जगह तो उनकी पैदाइश है। तो उनके लिए तो इट इज लाइक देयर ओन बैकयार्ड, हुँ, वैसी वाली बात हो जाती है। तो आई थिंक दे आर वेरी वेरी डिफरेंट माइंडसेट एंड वेरी स्ट्रांग कम्युनिटी, वेरी स्ट्रांग इंडिविजुअल्स। हुँ, एंड सबसे बड़ी बात है, दे वेरी डोसाइल, हुँ, वेरी हम्बल। और ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि मतलब हम 3 बार एवरेस्ट करके सोचते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार लिया, सपोज कीजिए। लेकिन वो ऐसे भी हैं जो 22 बार, 23 बार, 25 बार एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, जिनका एक रोजमर्रा का काम चल चुका है कि हर साल एवरेस्ट जाना है और 2-2 बार भी जाना है। वैसे भी लोग हैं, दे वेरी हम्बल, वेरी गुड कम्युनिटी आई वुड से। एंड शायद 8000 मीटर की सक्सेस अगर मैं बोलूं, उनके सहारे है। हुँ, वो हैं जो सक्सेसफुल एक्सपीडिशन जाते हैं। अगर वो ना हो तो शायद वो सक्सेस रेट यहाँ पे 70% 80% है, वो गिर के 10% 20% या 30% भी आ सकती ओके, है। या ओके। सर, बीइंग फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड और आप जब सबमिट करते हैं, जब शिखर के टॉप पर पहुँचे, आपने इंडियन फ्लैग लहराया, वो मोमेंट आपके लिए कैसा रहता है? वो अलग मोमेंट है या अलग फीलिंग है, मैं बताऊं आपको। तिरंगा निकालना बैग से, तिरंगे के साथ फोटो करना और उसके बाद उसको तय करके वापस रखना, वो एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है। बिकॉज आपको पता है कि उसके बाद आपकी पूरी जर्नी का वो सार है। हुँ, बिकॉज वही एक फोटो आपकी पूरी जर्नी के अंदर, वही एक फोटो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फोटो होगा। हुँ, जैसे आज मैं अगर बात बोलूं, 7 समिट्स कर लिए हैं, ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। अगर मैं 7 फोटोज की बात करूं, वही फोटोज हैं जो तिरंगे के साथ समिट पे लिए हुए हैं। वही फोटोज मेरे 7 समिट में लगे हुए हैं। इसलिए उसकी सबसे बड़ी वैल्यू, हुँ, तिरंगे की वैल्यू और समिट की वैल्यू, इसलिए तिरंगे का मान और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। अम, सर, आई नो कि ये कॉस्टली रहता है बहुत ज़्यादा। प्रॉक्स क्या कॉस्ट रहती है, अगर आप थोड़ा-सा उसको ब्रीफ बाइफरकेट कर सकें? आज की तारीख में तो आई वुड से इट हैज बिकम ए पैकेज, हुँ, कि आप, इट्स लाइक अ होटल।
कि आप कौन सा पैकेज लेना चाहते हैं, सर नॉन एसी लेना चाहते हैं, एसी लेना चाहते हैं, वैसे हो जाता है कि आप लग्जरी पैकेज में जाना चाहते हैं, नॉन लग्जरी पैकेज में जाना चाहते हैं। अगर आपको सिंपल ये है कि दाल भात से आपका काम चल जाएगा, एक नॉर्मल आपको शेरपा मिल जाए, आप अपना सामान लेके जा सकते हैं, एंड आप 25 लाख में भी कर सकते हैं। ओके, मात्र 25 लाख में मात्र एवरेस्ट कर जा सकते हैं आप। और अगर आप बोले कि नहीं मुझे मैट्रेस भी चाहिए, मेरे को 2 शेरपा चाहिए, मुझे अच्छा फूड चाहिए विच इज माई चॉइस, मैं बताऊंगा आपको, तो फिर आपको 40 लाख भी लग सकते हैं एवरेस्ट करने के लिए। अगर आप बोले कि नहीं मुझे इंग्लिश स्पीकिंग गाइड चाहिए और मुझे एक शेरपा नीचे चाहिए, एक शेरपा टेंट कैंप 1 में चाहिए, फिर 2 में चाहिए, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर भी 2 से काम नहीं चलेगा, मुझे डबल सिलेंडर्स 4 सिलेंडर्स चाहिए, then it might be 50 lakhs also. So the range is between 25 lakhs to 50 lakhs which people pay to climb Everest. ओके, ये सारे रेट्स होते हैं फॉर वन टाइम। for one time, yes, one time. ओके, और आपको उनमें से इनफैक्ट $10,000 शायद अभी बढ़ गया है, $10,000 हमारे टाइम पे, तो यू जस्ट हैव टू पे टू द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ नेपाल जस्ट टू गेट ए स्मॉल पर्ची कि आपको नेपाल एवरेस्ट समिट के लिए आपको परमिट दिया जाता है कि आप एवरेस्ट पे जा सकते हो। ओके, आप सबमिट करने के लिए जो आपको चीजें चाहिए वो आप लॉजिस्टिक एजेंसी आप उसके साथ कांटेक्ट कीजिए। ओके, वो 10,000 सिर्फ आपको परमिट के लिए है कि आप एवरेस्ट की तरफ, जो रास्ता एवरेस्ट की तरफ जाता है उसके लिए हम आपको अलाउ कर रहे हैं। ओके, ओके। लेकिन गवर्नमेंट इसमें हेल्प करता है, क्योंकि अगर कोई फाइनेंशियली साउंड नहीं है लेकिन फिर भी किसी को जाना है, गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है उसमें? देखिए डिपेंड करता है धनवी की आप कौन सी स्टेट के हैं, ये भी मैटर करता है, और दूसरा ये भी मैटर करता है कि फॉर एग्जाम्पल हम दोनों जाना चाहते हैं, किसी को नहीं पता कि हम दोनों में से कौन कैपेबल है, हाउ डू यू सिलेक्ट दैट? होता नहीं ऐसा, है ना? एंड इट इज योर गेम, यू हैव सेलेक्टेड दिस, सो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्पॉन्सरशिप ढूंढे, और अगर आप लकी हैं तो हो सकता है स्टेट स्पॉन्सर कर देगी आपको। कुछ स्टेट्स ने स्पॉन्सर किए हैं, कुछ स्टेट्स ने नहीं किए हैं। कुछ स्टेट्स हैं जिनको पास, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टेट्स हैं जो आपको अगर आप सबमिट कर लेते हैं आपको 5 लाख रुपए दे देती हैं। कुछ स्टेट्स हैं जो आपको 10 लाख सपोर्ट करती हैं। कुछ स्टेट्स हैं जो आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं करती हैं, है ना? ऐसी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, बट डिपेंड्स। इसके लिए मैं स्टेट को दोषी नहीं ठहराऊंगा, बिकॉज ये आपकी गेम है, आप सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, जब सबमिट हो गया और आप एवरेस्ट के लाते हैं अब स्टेट क्या देती है, तब वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। कोई स्टेट इनाम देती है, कोई स्टेट आपको अवार्ड देती है, कैश इंसेंटिव देती है, कोई स्टेट तो आपको लैंड भी देती है। तो हर स्टेट में एक अलग अलग पॉलिसीज, तो आप डिपेंड करता है। कोई स्टेट प्लॉट भी देती है, हाँ हमारी स्टेट कुछ नहीं देती, वो बात अलग है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं ऐसी जो ये चीजें देती हैं। सर अभी हम जम्मू एंड कश्मीर में है तो उसी की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में मैंने पर्सनली बहुत कम सुना है कि हमारे यहाँ से स्पोर्ट्समैन निकल रहे हैं, या फिर कोई बहुत रेयर ओलंपिक्स में जा रहे हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक अगर बात करें, स्पोर्ट्स कल्चर कैसा है यहाँ का? पैथेटिक, बहुत बुरा। ओके, स्पोर्ट्समैन नहीं, स्पोर्ट्स कल्चर उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई वुड से गवर्नमेंट की है। जब आपके गांव में, जब आपके एरिया में कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम ही नहीं है तो स्पोर्ट्स में जाएगा कौन? जब आपके स्टेडियम्स पे मतलब स्पोर्ट्स होने के बजाय कुछ मेले लगते हो या फंक्शंस होते हो तो आपके खेलने कौन जाएगा? स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, स्पोर्ट्स इंसेंटिव नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं जो स्पोर्ट्स के लिए या स्टेट अवार्ड जो मिलता है वो 51,000 रुपीज मिलता है, और वो भी कब मिलेगा वो भी नहीं पता है। अगर आपको 2017 में अनाउंस हुआ है तो वो उसका जाके अवार्ड मिलता है 2019 को, और अवार्ड भी आपको लेटर आता है कि आप आइए ऑफिस में और अवार्ड कलेक्ट कर लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको चीफ मिनिस्टर साहब अवार्ड देंगे या गवर्नर साहब अवार्ड देंगे, ऐसा भी नहीं है। जो एक बच्चा, हम तो सैलरीड क्लास है, हम अगर एक गेम खेल रहे हैं हम उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, हम इसलिए खेल रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए वो बच्चा जो इसमें अपना फ्यूचर देख रहा है, अगर वो घर से नॉर्मल है लेकिन काबिल है, उसको खुराक खाने के लिए भी क्या 51,000 काफी है साल का? जब हर 5 गांव के बाद एक स्टेडियम होगा,
एक वहां पे कोचेस होंगे। आप तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजन लेवल पे आप कॉम्पिटिशन्स करवाएंगे, आप इनाम देंगे, आप रिवॉर्ड देंगे। जब आप एक पॉलिसी बनाएंगे कि जो नेशनल में मेडल जीतेगा हम उसको इतने पैसे देंगे, नौकरी देंगे। जब वो इंटरनेशनल मेडल जीतेगा हम आपको इतना इनाम देंगे, हम आपको ये जॉब देंगे। आई एम श्योर उस एक मेडल के लिए 100 बच्चा दौड़ेगा और मेहनत करेगा। अगर मैं आपकी आज की तारीख में बात कराऊं, 2013 में मुझे अर्जुन अवार्ड मिला था माउंटेनियरिंग का, विच इज कॉल्ड तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जो पिछले 10-15 सालों में किसी को नहीं मिला था। आई डोंट इवन नो कि मुझे स्पोर्ट्स काउंसिल जो है JNK की, उनका किसी का कभी फोन भी आया हो। मेरे को आज तक नहीं पता कि वहां पे कौन है, मुझे आज तक नहीं पता। सेकंड हमारे ओलंपियन हुए चैन सिंह, अगर मैं बोलूंगा स्पोर्ट्स काउंसिल में जाके शायद उनको पता भी नहीं होगा कि है कौन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो उनको पर्सनली जानते हैं उन्होंने कभी उनको फेलिसिटेट कर दिया होगा, लेकिन नॉर्मली स्टेट लेवल पे ऐसा कभी नहीं हुआ। और 2017 में आप इमेजिन करो, 3 बार एवरेस्ट चढ़ने के बाद अर्जुन अवार्ड मुझे मिल चुका था, आर्मी का अवार्ड मिल चुका था, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का अवार्ड मिल चुका था, मुझे उसके बाद स्टेट अवार्ड मिला है। आप मेरी बात छोड़िए, मैं स्टेट के वुशु प्लेयर की बात करता हूं, भानु। 2016 से वो लगातार अवार्ड जीतता आ रहा है, चाहे वो सैफ गेम्स हो, चाहे वो एशियन मेडलिस्ट हो। एशियन गेम्स के अंदर वो JNK का अकेला रिप्रेजेंटेटिव था और मेडल लेके आया है। जो आज की तारीख में वो SPO है। आप क्या आने वाले स्पोर्ट्समैन के लिए आप क्या मिसाल पेश करना चाहेंगे अगर वो बंदा जो लगातार मेडल जीत रहा है, आई थिंक अभी भी 2 महीने पहले भी शायद वो किसी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मेडल लेके आया है, जी, वुशु। स्टेट पूछ नहीं रही है उसको, आप उसको सब इंस्पेक्टर तक नहीं बना रहे। आप वो छोड़िए, वो चलिए पुलिस का मामला है, स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट रिवॉर्डेड दैट वे। अगर आप एक बच्चे को आज आप उस लेवल पे भेजेंगे, आप उनको प्रमोशन देंगे, आप उसको उस लेवल पे आप पदोन्नति देंगे, आप सिर्फ एक को नहीं बना रहे हैं, आप उसके पीछे उन 100 बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं जो स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक गांव में खड़ा होके देख रहा है। हमारे सामने हरियाणा स्टेट है, सबसे बड़ा स्पोर्टिंग कल्चर आज की तारीख में हम हरियाणा में देखते हैं। आपको पता है कि अगर नेशनल मेडल आप जीतते हैं आपको कितने लाख रुपए मिलते हैं? आप चेक कीजिएगा नेट पे। अगर आप इंटरनेशनल मेडल जीतते हैं आपको कितने करोड़ रुपए मिलते हैं? आप चेक कीजिएगा। कल्चर पॉलिसीज के साथ बनता है और गवर्नमेंट पॉलिसीज जब बनती हैं तभी ये कल्चर बनता है। आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी माँ बाप जिसमें कोई फ्यूचर ना दिखे वहां पे अपना बच्चा धकेल दे, नहीं होता ऐसे। अगर आप आज एक बच्चे को आप प्रमोट करेंगे, उसको इंसेंटिव देंगे, तो उसके पीछे 50 बच्चे, 50 माँ बाप और आगे जाएंगे। क्यों है कि आज की तारीख में हर तीसरा माँ बाप सोचता है कि इससे अच्छा बच्चा हमारा क्रिकेटर बन जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो IPL तक भी पहुंच गया वो इतने कमा लेगा कि अपने लिए और अपनी फैमिली का ध्यान रख सकेगा। क्यों नहीं है कि बाकियों में इतना नहीं है? आप अगर बोलते हैं एक इंडिविजुअल ऐसा लगता है और एक पॉलिसी, एक स्टेट की पॉलिसी ऐसी होती है। तेलंगाना या पहले आंध्रा होता था, तेलंगाना से पहले आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने गोपीचंद को एकेडमी खोलने के लिए लैंड दिया। उस एक इंसान ने बैडमिंटन का पूरा इतिहास बदल दिया इस देश का। आज बैडमिंटन के अंदर इंडिया को एक पावर हाउस माना जाता है। क्रेडिट गोज टू गोपीचंद, credit goes to few other coaches also, but then credit goes to the government also, because उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने लैंड दिया, उस लेवल पे उनको आने का एक मौका दिया, तभी वो इंडिविजुअल उस लेवल पे उभर पाए। एंड आई एम श्योर टैलेंट की कमी नहीं है हमारे जम्मू में, हमारे पूरे स्टेट के अंदर टैलेंट की कमी नहीं, इमेंस टैलेंट इज दैट। इट इज जस्ट दैट राइट अप्रोच और राइट पॉलिसी जो है स्टेट के अंदर इंपॉर्टेंट है उस टैलेंट को उस लेवल पे लाने के लिए। वेरी ट्रू। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाकी ऐसी स्टेट्स क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स दे रही है जो हमारी स्टेट में, हमारी UT में आने की ज़रूरत है, जिससे और ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन और ज़्यादा लोग जो ओलंपिक्स या नेशनल खेल सकते हैं वो आगे आएंगे?
आप आज की तारीख में हम कितनी चीजें देखते हैं, कोई सोशल मीडिया पे बैनर्स में ड्रग्स के खिलाफ, इसके खिलाफ कोई ना कोई लड़ाई चली रहती है, कहीं कोई सेमिनार हो रहे हैं। सब कुछ छोड़ दीजिए, आप 5 गांव के बीच में एक स्टेडियम बना दीजिए और आप इंटर विलेज, इंटर तहसील, इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस रखवा दीजिए और उनकी प्राइज मनी जो है लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रखवा दीजिए। स्कूल लेवल पे गेम्स रखवा दीजिए, उस लेवल को, उस कल्चर को बढ़ावा दीजिए। अपने आप आपको इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जे एंड के शाइन करता हुआ दिख जाएगा। और उसकी दूसरी सबसे बड़ी चीज जो फायदा होगा वो ये होगा कि ये जो है वो नशे से दूर हो जाएगी। बिकॉज फिर नशा होगा आपको स्पोर्ट्स का, फिर नशा होगा आपको फिटनेस का, दूसरी तरफ आप देख भी नहीं पाओ। बिल्कुल। सर, स्पीकिंग ऑफ ड्रग्स, जैसे अभी आपने नशे की बात की, आई सपोज कि यही मेन रीजंस रहते हैं, जैसे अभी आप पहले भी बात कर रहे थे कि यूथ के पास कुछ है नहीं करने को। गवर्नमेंट जॉब्स भी आप देख रहे हैं कैसी पोस्टिंग्स आ रही हैं, कैसे नहीं आ रही हैं। दूसरा कि स्पोर्ट्स में नहीं है वो, तभी नशे की तरफ आ रहे हैं। यूथ को आप मोटिवेट कैसे करेंगे इन सब से बचने के लिए? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में अभी जॉब्स नहीं हैं और जितनी भी लोग प्राइवेट करना चाहते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो आप, अगर मैं बोलूँ कि आपको मोटिवेट करना हो तो आप कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊं, और अगर मैं यूथ से इंटरेक्ट कर रहा हूं तो मैं भी सहानुभूति रखूंगा जी। कि मैं भी आपके साथ हूं। हम्म। यस, अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्राउंड के अंदर बच्चे बैठे हैं, उनके पास खेलने को कुछ नहीं, ग्राउंड्स के जो ग्राउंड्स हैं वहां भी खेलने को कुछ नहीं हम्म। है ना। तो कहीं ना कहीं पे वो डीमोटिवेट बच्चा हो ही जाता है कि हम करें तो करें क्या। हम्म। और जब वेला इंसान होगा तो कहीं ना कहीं वो पागलपंथी कहीं ना कहीं आएगी, हम्म। चलो कुछ तो करेगा। और जब एक, अगर उसमें से 10 में से एक शैतान बच्चा होगा जो बोलेगा चलो यार ये काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा जाएगा ना। हम्म। आप इमेजिन करो, वही 10-11 का एक प्लेयर टीम बन जाती है फुटबॉल की, चलो यार फुटबॉल खेलते हैं, वो थक जाएगा। वो किसी एंगल पे जाने की सोचेगा कि मैं अपनी गांव की टीम में सेलेक्ट होऊंगा, मैं अपनी तहसील की टीम में सेलेक्ट होऊंगा, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम में सेलेक्ट होऊंगा। वो नशे की तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन अगर आज की तारीख में वो गांव में बैठा है, उसके पास करने को कुछ नहीं है, उसके पास है कि 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, मेरे पास अब कुछ नहीं है करने के लिए। अब उसके पास इतनी इंटेलेक्ट लेवल भी नहीं है कि वो कंप्यूटर्स में कुछ करना चाहेगा, जा सकता है। इतने पैसे नहीं है कि वो बाहर जाके कुछ कोर्स कर सकता है, वो कोर्स कर सकता है। तो वो कहीं ना कहीं इस रास्ते तो जाएगा। वो एक, आई वुड से, चैलेंज एक रहेगा, और चैलेंज है हमारे यूथ के अंदर। इट, एज आई ऑलवेज से, कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम भी उसी गांव के परिवेश से पले बड़े हैं। मैं भी आज अपने गांव में जाता आता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को सपोर्ट किया जाए। फुटबॉल दे दिया, क्रिकेट बैट दे दिया, क्रिकेट किट दे दी, आप खेलिए। लेकिन वो बोलते खेलने से क्या मिलेगा? मेरे पास उसका जवाब नहीं है। जी। सच बताऊं तो उसका जवाब नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूं कि फिटनेस मिलेगी। वो बोलते हैं कि सर फिटनेस होगी तो क्या हुआ, कौन सी भर्ती खुल रही है अभी जो हम कर रहे हैं? एक पुलिस की हुई थी, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो थोड़ा सा एक लगता है कि उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, बट फिर भी मैं हमेशा ये बोलता हूं कि हिम्मत नहीं हारनी है। पूरी कंट्री के अंदर आज की तारीख में भी अगर आप एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, स्किल की कमी है, एम्प्लॉयमेंट की कमी आज भी नहीं है। यस, अगर हम स्टेट की आज की बात करें, थोड़ा सा वरिड सिचुएशन तो है, आई वुड से। बट आई वुड से कि मेहनत ना छोड़े। एक मैं बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ी थी और मैं बच्चों को जरूर बताता हूं कि कभी मारे में जाता हूं तो बोलते हैं कि चाचू कौन सी भर्ती आ रही है, जब आएगी तब दौड़ लेंगे। तो मैं उनको बिठा के ना कई चीज बताता हूँ कि मैंने बेटा एक बार ना एक स्टोरी मैंने कहीं सुनी थी, टूटी फूटी जो स्टोरी मुझे पता है कि एक बार कहीं शिव जी नाराज हो जाते हैं कि बोले कि अभी ना दे डोंट डिजर्व, ये जो मृत्यु लोक है ये बरसात डिजर्व ही नहीं करता, मैं बरसात पानी दूंगा ही नहीं, तो बरसात नहीं होगी। तो गांव में, शहर में डिंडोरा पिट जाता है कि बरसात नहीं होगी जी, पानी आएगा ही नहीं। तो सबने हल जोतना बंद कर दिया। तो एक किसान जो है वो हल जोत रहा होता है, तो उसके बाद दूसरा जाता है, अरे पागल है तो तुझे पता नहीं है कि बरसात तो होगी नहीं, तो पानी बरसेगा नहीं तो फसल कहां से होगी? बोले नहीं यार, मैं उसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं भूल ना जाऊं हल जोतना। मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं यार, बाकी कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, बोला बाकी जो भगवान ने देना वही है।
और पार्वती जी शिव जी के पास जाती हैं और वो बोलती हैं कि देखो, एक बच्चा नीचे क्या कर रहा है, उसके लिए कम से कम बरसात कर दो। कम से कम वो तो आपके आपके विश्वास पे वो खड़ा है। छोटी छोटी स्टोरी बता रहा हूँ, उसका क्या वर्जन है नहीं पता। जो मुझे आया समझ में वो ये है कि अब वो बरसात होती है और सिर्फ उसकी फसल होती है, जितने अपने यहाँ खेत जोता होता है, बाकी किसी की फसल नहीं होती। इसका ये मतलब है कि आपको इसके लिए वेट नहीं करना है कि जब कोई पब्लिकेशन निकलेगी मैं तभी तैयारी करूंगा। क्या ऐसा होता है कि यूपीएससी की जब आप तैयारी करते हो कि जब यूपीएससी निकालेगा कि अगला आईएएस का परीक्षा कब है, मैं तभी तैयारी करूंगा, क्या वो सिलेक्ट होता है? नहीं हो सकता। आपको 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करनी पड़ती है। उसकी तैयारी आपको 9th से करनी पड़ती है, आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ते हैं, आपको वो इंटेलेक्ट लेवल लाना पड़ता है, तभी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन पाएंगे। वो स्किल सेट आप तभी तैयार कर पाएंगे। वो तैयारी आपको करनी चाहिए। और शायद यही चीज है जो मैं यूथ को हमेशा बताता हूँ कि मेहनत करते रहिए, आपको जो है सक्सेस जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगी। दिस इज व्हाट आई बिलीव। मैं भी उसी पे विश्वास करता हूं हमेशा कि आप काम करते रहिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। 70 एक्सपीडिशंस मैं कर चुका हूं पिछले 20 सालों से माउंटेनियरिंग में हूं, रादर इट्स बीन 22 इयर्स नाउ। कई बार ऐसा होता है कि आपका समिट नहीं होता है, कई बार आपका ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप प्लान करते हो एक्सपीडिशन, आपका अप्रूव नहीं होता है। पर क्या इसका मतलब है कि हम मेहनत मारना छोड़ दें, हम सपने देखना छोड़ दें, हम आगे क्या करना चाहते हैं वो छोड़ दें? नहीं, सपने देखना मत छोड़िए और मेहनत करना मत छोड़िए, लक्ष्य की प्राप्ति जरूर हो। ओके ओके। सर, अगर मैं पूछूं आपसे कि हमें अगर अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है तो हम कैसे लाएंगे? सबसे बड़ी चीज मैं अगर आपको बताऊं कि डिसिप्लिन, अगर आप एक गोल सेट करते हैं तो डिसिप्लिन आ जाता है। आप एक गोल सेट करें, उस गोल के लिए आप पूरी शिद्दत के साथ लग जाएं और आप पूरी मेहनत करें। क्योंकि जब आपका गोल होगा और आपका एक सेट पैटर्न रहेगा, आपका डिसिप्लिन अपने आप बन जाएगा। जैसे मैं चीज बोलता हूं कि जिसके पेट में आग होती है ना, उसको आप डिसिप्लिन पढ़ाया नहीं जा सकता। उसको पता है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। तो इसलिए डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिसिप्लिन वो चीज है जब आपका मन भी नहीं करता है कुछ करने का, तब भी आप वो चीज करते हैं, दैट इज डिसिप्लिन। जिस दिन आपका दौड़ने का नाम मन करे, जिस दिन आपका मुझे पता है कि यार मैं कैंप में बैठा हूं लेकिन समिट में नहीं कर पाऊंगा, आप तब भी वो चीज कर रहे हैं, नहीं मुझे यहां से यहां ट्रैक करके जाना है, अभी मैं अगले दिन समिट के लिए जा पाऊंगा, वो डिसिप्लिन है और वो आपको होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट सर, पॉडकास्ट की लास्ट लेग में है। जाते जाते अगर आपसे मैं पूछूं कि अपनी जिंदगी का लाइफ मोटो या जिंदगी का सार अगर आपको बताना हो, किसी को समझाना हो कि ऐसे जी सकते हैं तो बेहतर होगी, वो क्या रहेगा? मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 लाइंस को लाता हूं हमेशा, और हमेशा यही बोलता हूं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बढ़ाना है, हारा वही जो लड़ा नहीं। क्योंकि अपनी जिंदगी में ना, जब अपने आप को ये सिखाते रहते हो और बताते रहते हो, आप फेल नहीं होते हो। और अगर आप फेल हो भी गए तो आप मेंटली टूटते नहीं हो, आप स्ट्रांग रहते हो कि कोई बात नहीं, इस बार मुझे वो सक्सेस जो मैं डिजर्व करता था, जो मैं सोचता था वो नहीं मिली, कोई बात नहीं, अगली बार मैं डबल मेहनत करूंगा। और देखते हैं कि कैसे लक्ष्य नहीं मिलता, देखते हैं कैसे मुझे सक्सेस नहीं मिलती जो मैं पाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ टाइम बिताने के लिए। आई होप यू लाइक इट। जाते जाते अगर आप हमारे लिए कुछ कहना चाहते हैं तो। सिर्फ लाइक ही नहीं, इसलिए मैं 2 दिन की छुट्टी आ रखा था, और स्पेशली व्हेन यू कॉल्ड आई टोल्ड कि टुमारो विल मीट। और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, आप जम्मू रीजन के अंदर आप उन लोगों को सामने ला रहे हैं जो शायद हमने कभी पहले सुने भी नहीं थे। यस, एंड हमें अलग अलग जिंदगी का नजरिया मिलता है। आज शायद मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एडवेंचर का नजरिया बता रहा हूँ, कोई किसी और फील्ड से है, वो अपना नजरिया बता रहे हैं। हर एक से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। बिल्कुल। और वो चीज आप हम सबके सामने ला रहे हैं, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच। थैंक
ऑल राइट, तो ये थे हमारे साथ कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल। आई होप आपको ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ डिफरेंट पॉडकास्ट है एडवेंचर सोल्स के लिए। आपको ये पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर दें। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।